तो आज हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के अंदर कि क्या क्लोरोफिल भी नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ना हो तो क्या फोटोसिंथेसिस होगी या नहीं होगी। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले क्लोरोफिल को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो टू रिमूव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को लीफ में से रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हम इसको बॉयल करेंगे और वो भी एल्कोहल में। एल्कोहल समझते हैं ना, चलिए। तो एल्कोहल में बॉयल करेंगे, लेकिन एल्कोहल एक ऐसी चीज होती है अगर उसको बॉयल करेंगे तो धमाका हो जाएगा, यू नो धमाका। ठीक है जी, ब्लास्ट हो जाएगा। आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, हीरो है, हीरोइन छोड़ के चली गई, वो बैठा शराब पी रहा, शराब की बोतल गिर गई, सिगरेट उसने वहीं छुड़ा दी और आग लगी। यहाँ पे आग लगी तो याद एक्सपेरिमेंट धराया जाएगा, हम ही नहीं बचेंगे भैया। तो फिर हम इसको अल्कोहल में कैसे बर्न करेंगे। लेकिन अल्कोहल में बर्न किए बिना क्लोरोफिल नहीं निकलेगा। तो ये बीकर ले लिया मैंने, बीकर का पतीला ले लिया भाई, और इसमें ये पानी डाल दिया और इसको मैंने गर्म कर दिया। अब एक बीकर लूंगा मैं यहाँ पर, और उस बीकर के अंदर मैंने अल्कोहल भर दी। ये देखिए, इसके अंदर मैं अब अल्कोहल भर दूंगा तो गर्म होगा पानी और बीकर जो वो इसके अंदर रहेगा, तो उसकी वजह से हीट की वजह से वो अल्कोहल भी यहाँ पर गर्म हो जाएगी और उसी के अंदर मैंने ये लीफ यहाँ पर डिप कर रखी है। तो यानी वो अल्कोहल में हीट हो रहा है, जिसकी वजह से इस लीफ में से सारा क्लोरोफिल यानी ग्रीन कलर का मुद्दा निकल जाएगा। और जब वो निकल जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पर बाकी सारे रिसोर्स रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे एक्सेप्ट क्लोरोफिल। CO2 भी देंगे, लाइट भी देंगे, वाटर भी देंगे। ठीक है, लेकिन क्लोरोफिल हम रिमूव कर चुके हैं। 2 3 4 दिन ये प्रोसेस करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या इसके अंदर अब स्टार्च की सिंथेसिस हुई है या नहीं हुई है विद रिस्पेक्ट टू द ग्लूकोज। तो हम देखते हैं कि जब यहाँ पर 2 3 4 दिन हमने बाकी रिसोर्स प्रोवाइड करे लेकिन क्लोरोफिल नहीं था, आयोडीन से हम लोगों ने, ड्रॉपर से हम लोगों ने इसको यहाँ पर जो है ड्रॉप डाली, और मैंने क्या देखा कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी डीकलराइजेशन नहीं हुआ है, यानी कि कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। अगर स्टार्च बनता तो ब्लू ब्लैक कलर के स्पॉट्स वहां पर आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इट मींस देयर इज नो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस हियर, क्योंकि स्टार्च नहीं है, मैं ग्लूकोज नहीं बना, यानी कि फोटोसिंथेसिस नहीं है। दिस एक्सपेरिमेंट आल्सो शोज दैट कि क्लोरोफिल इज आल्सो नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, चलिए चैप्टर के अंदर आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। ये फैक्चुअल डाटा की बातें हैं बच्चों, ठीक है ना जी। तो फैक्चुअल डाटा की बातें में बच्चे बोर हो जाते हैं, बोर तो नहीं होने देंगे तुम्हें, ठीक है, लेकिन ये पढ़ना बहुत जरूरी है। देयर आर सम अर्ली एक्सपेरिमेंट। पहले जमाने कम से कम लगभग 300 से ज्यादा बायोलॉजिस्ट ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। 300 के बारे में नहीं पढ़ेंगे, डोंट, ठीक है, 5 7 के बारे में पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट बातें तो लोगों ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन ये टर्म्स आगे चैप्टर में काम आएंगी। तो सबसे पहले अर्लियर when the concept of photosynthesis discussed among scientists, some put the concept, किसी किसी ने बोला कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, तो सबसे पहले बोला किसी ने कि जो रॉ मटेरियल होता है बेटा, दिस रॉ मटेरियल कम फ्रॉम सॉइल। ये सारा रॉ मटेरियल कहां से आता है, सॉइल से आता है। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए, होने के लिए, प्लांट्स अपना खाना बनाए उसके लिए मिट्टी बहुत जरूरी है। ठीक है जी। तो ये बात बोली थी मिस्टर एरिस्टोटल ने एंड थियोप्रेस्टस ने, प्रपोज बाय एरिस्टोटल एंड थियोप्रेस्टस कि फोटोसिंथेसिस के जो रॉ मटेरियल आता है कहां से आता है, सॉइल से आता है। ठीक है जी। एक छोटा सा आदमी आया, उसने एक्सपेरिमेंट फेल कर दिया। कैसे? उन्होंने यहाँ पर एक गमला ले लिया भाई साहब, उसके अंदर इसमें मिट्टी विट्टी डाल दी, लगभग 100 ग्राम। ठीक है जी। और इसके अंदर ये छोटा सा पौधा लगा दिया जिसका वेट है 10 ग्राम। कह रहे थोड़े दिन बाद देखते। 15 दिन बाद जब आए तो ये पौधा तो यहां से इतना बड़ा हो गया, 10 ग्राम से सीधा कितना हो गया जी, 100 ग्राम हो गया। लेकिन मिट्टी में कितना फर्क पड़ा, ये 100 ग्राम से सिर्फ 95 ग्राम हुई, सिर्फ 5 ग्राम का हल्का फुल्का फर्क पड़ा।
अगर वाकई में प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए सॉइल से रॉ मटेरियल लेता तो इसका वेट कम हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। बहुत ज्यादा डिफरेंस है 100 ग्राम 5 ग्राम में भैया, ये पूरा खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट फेल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिस्टोटल एंड थियोप्रेस्टस। इन्होंने इनकी बातों को रिजेक्ट कर दिया, जबकि एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, इज द फादर ऑफ जूलॉजी, इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। बहुत सारी बातें इन्होंने बताई है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर फेल हो गया। चलिए, उसके बाद में एक 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 साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था मिस्टर वैन हेलमंट। वैन हेलमंट ने क्या बोला कि रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो वाटर से आते हैं, ना कि सॉइल से, फोटोसिंथेसिस के लिए। अभी तो लोगों को यही नहीं पता था कि कौन कौन से रॉ मटेरियल है, किस वजह से प्लांट की ग्रोथ हो रही है, ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है, वैन हेलमंट ने बोला कि रॉ मटेरियल्स कम फ्रॉम वाटर, ना कि सॉइल से। ठीक है जी, वाटर से आते। बट दिस एक्सपेरिमेंट इज आल्सो डिस्कार्डेड, ये भी बहुत आसान था, इसको डिस्कार्डेड कर दिया गया। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आए हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वैन नील। ठीक है जी, इनका नाम था वैन नील, यानी कि सी बी वैन नील, जिसके बारे में पिछली क्लास में भी मैंने बताया था। इन्होंने क्या किया, ही यूज सम बैक्टीरिया इन प्लेस ऑफ H2S H2O। जैसा कि हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में CO2 प्लस H2O इन, और लाइट लेते हैं सन से, और ये सारा कार्यक्रम क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है, और क्या बनता है C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। इन्होंने क्या किया, यहां पर H2S ले लिया इंस्टेड ऑफ H2O। ठीक है जी, यहां पर इन्होंने H2S ले लिया इंस्टेड ऑफ H2O। ठीक है, अब ये देखने के लिए कि कौन है जो कार्बन को बेसिकली यहां पर फिक्स करेगा। सम बैक्टीरिया, कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, H2S को यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ H2O टू फिक्स कार्बन, कार्बन को फिक्स करने के। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन जो हमारे पास इसके लिए है वो है यहाँ पर CO2 प्लस में H2S, देन वी गेट C6H12O6 और प्लस में। ठीक है, ये एक जनरल इक्वेशन है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ कि ये काम किसके अंदर होते हैं, इस तरह के कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम बोलते हैं सल्फर बैक्टीरिया, जो सल्फर ड्राइव करते हैं सॉइल से। तो इन्होंने CO2 लिया, H2S लिया, और हमने देखा जो बैक्टीरिया थे उन्होंने क्या किया, सल्फर अलग कर दिया, सल्फर खींच लिया, और पीछे जो बच गया वो था C6H12O6। तो दिस हाइड्रोजन जो यहाँ पर H2S के अंदर प्रेजेंट है, बेसिकली इट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस CO2, CO2 को रिड्यूस करने के लिए ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। तो जब वो रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, C6H12O6 बना। नॉर्मल फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो अभी लिखी थी उसमें हमने देखा बाय प्रोडक्ट O2 निकाला। तो हम ये जानना चाह रहे हैं वो O2 कब निकलता है, CO2 टूटता है तब O2 निकलता है, या H2O टूट करके O2 निकल रहा है। तो जो टूटता है वो बेसिकली क्या होता है, H2O होता है, और H2CO2 के साथ मिलके ये बनाता है, और O2 अलग बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। ये एक्सपेरिमेंट हमने कैसे प्रूव किया, हमने H2S ले लिया। अगर CO2 टूटता है, O2 अलग हो जाता है, और कार्बन H2S के साथ मिलकर कुछ और कंपाउंड बनाता, लेकिन एक्चुअली टूटा जो है वो H2S है, सल्फर अलग हो गया, H2CO2 के साथ मिलकर C6H12O6 यहाँ पर इसने बना दिया है। ओके ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ H2O इन फोटोसिंथेसिस। H2O का फोटोसिंथेसिस में यूज क्या है, तो भैया H2O gives H2 that used to reduce CO2, जो CO2 को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, एंड गिव व्हाट, ग्लूकोज। CO2 को रिड्यूस कर देता है, तोड़ देता है, और किस चीज की फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, बहुत अच्छी बात हमारे को पता चली, और ऑक्सीजन की डिस्कवरी के बारे में भी पता चला, समझे, ऑक्सीजन की डिस्कवरी के बारे में पता चला। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ और साइंटिस्ट आए, रूबिन एंड कमिन। तो रूबिन एंड कमिन ये दो बायोलॉजिस्ट आए, साइंटिस्ट आए, और इन्होंने क्या किया, ये पता लगाने के लिए, ठीक है जी, कि ये रिएक्शन हो कैसे रही है एक्चुअल में,
ये जो O2 निकल रहा है ये वाकई में H2O वाला O2 निकला था या CO2 वाला? एक्चुअल रिएक्शन आपको पता ही है, CO2 plus H2O we get C6H12O6 plus में O2, ठीक है जी। वो जानना चाह रहे हैं जो O2 है ये H2O वाला निकला है या CO2 वाला निकला है। लोग तो बता रहे हैं इन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट करा, लेकिन अगले आदमी मानने को तैयार नहीं है भाई। हम तो इसको वेरीफाई करेंगे। तो रुबेन और कमेन ने क्या किया, बेसिकली दे यूज रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन। इन्होंने क्या किया, यूज रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन। इन्होंने रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन ले ली भाई साहब। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को ट्रैक करना बहुत आसान है। रेडियो एक्टिव मुद्दे जो होते हैं एलिमेंट, उनको ट्रैप करना बहुत आसान है ना, कि उनका पाथ क्या है, किस तरीके से जा रहे हैं, वेट हैवी होता है उनका। तो दे यूज रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन टू प्रूव एक्चुअली द O2 इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कमिंग फ्रॉम वाटर और CO2। तो रेडियो एक्टिव, नॉर्मली जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है भाई, 16 होता है, ठीक है जी। लेकिन जो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन होता है हमारे पास, उसका जो मास होता है वो 18 होता है। तो हमने O2 लिया, ऑक्सीजन लिया, कौन से वाला जी, यहाँ पर जिसका एटॉमिक मास कितना है, 18U है, नॉर्मल का 16U होता है। तो हमने यहाँ पर रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन ले लिया जिसका एटॉमिक मास यहाँ पर क्या है बच्चों, 18U है। अब द रेडियो लेबलिंग ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल, और हमने उसको यहाँ पर क्या किया जी, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ऐड कर दिया, ऑक्सीजन को वाटर मॉलिक्यूल बनाया। और हमने क्या देखा, जब ये रिएक्शन हुई तो यहाँ पर जो O2 निकला था और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, इन दोनों में से कौन सा ऑक्सीजन वो वाला है जिसका एटॉमिक मास 18 है। तो हमने देखा ये वाला है, ठीक है जी, ये वाला। तो यानी कि ये वाला हमने ऑक्सीजन जो O2 निकला है जिसका एटॉमिक मास 18 है, वो हमने इसी के साथ तो मर्ज किया था, यानी H2O ही टूटा है, अदरवाइज CO2 में होता तो यहाँ पर ये बनता। तो दिस एक्सपेरिमेंट आल्सो प्रूव दैट कि H2O ही है जो बेसिकली ब्रेक होता है। उसके अलावा कुछ और भी अर्ली एक्सपेरिमेंट्स थे, ठीक है। जब आप एनसीईआरटी को गो थ्रू करेंगे तो शायद सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आप लोग पढ़ेंगे जोसेफ प्रिस्टली, जोसेफ प्रिस्टली एक्सपेरिमेंट। और इनका जो एक्सपेरिमेंट है उसी को हम बोलते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट। देयर इज अ बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो बेल जार एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जार ले ली, ठीक है जी, और इसके अंदर ये कैंडल रख दी, ठीक है जी। पहले कैंडल ली और जैसे इसके ऊपर जार रखा तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो कैंडल थी ये बुझ गई। ये क्या हो गया जी, ये बुझ गई। यानी कि कोई ऐसी चीज है जो जलने में सहायक होती है और एटमॉस्फेयर में है, लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर जार रखा वो चीज इसको नहीं मिली और ये कैंडल जो थी हमारे पास बुझ गई। तो इसका मतलब कि यहाँ पर कोई चीज है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। अब इन्होंने क्या किया कि इस बेल जार के अंदर बर्निंग कैंडल रखा, इन्वर्टेड बेल जार रख दिया, आफ्टर सम टाइम कैंडल बुझ गई। अब इन्होंने क्या किया, एक चूहा लिया, ठीक है जी। ये चूहा लिया, नॉर्मल चूहा है। अब इसके ऊपर उन्होंने जार रख दिया जी। थोड़ी देर तो जो है चूहा चू 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 करा, लेकिन आफ्टर सम टाइम हम लोगों ने क्या देखा जी, चूहा फैल गया, मर गया भाई चूहा। यानी कि चूहा भी एटमॉस्फेयर में से कोई ना कोई ऐसी चीज है जो डिराइव कर रहा है जिसकी वजह से वो जिंदा है। लेकिन जब हमने बेल जार यहाँ पर इसके ऊपर रख दिया, उल्टा कर दिया, तो हमने देखा कि वो चीज को नहीं मिल रही और ये मर गया। देन उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक मिंट का प्लांट ले लिया, पौधा,
छोटा होता है साइज में, इस वजह से ले ली। ठीक है जी। वो बर्निंग कैंडल यहाँ पर भी ले ली। और चूहा ले लिया। अब इसके ऊपर वो बेल जार इन्होंने रख दिया यहाँ पर। इन्होंने देखा कि थोड़ी देर तक यहाँ पर भैया, जब ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने ऑब्जर्व किया, ना तो ये कैंडल बुझी और ना ये चूहा मरा। यानी कोई ऐसी चीज है जो एटमॉस्फेयर से ये दोनों रिड्यूस कर रहे हैं, और उसकी पूर्ति कौन कर रहा है? ये मिंट प्लांट जो है कर रहा है। तो ये चीज जो है एटमॉस्फेयर से जो ले रहे हैं, देन ही पुट मिंट प्लांट इन बेल जार विद माउस एंड बर्निंग कैंडल, एंड यू ऑब्जर्व दैट माउस इज लिविंग एंड कैंडल इज बर्निंग। यानी कोई ना कोई चीज तो है जो ये छोड़ रहे हैं और वो उसको ले रहे हैं, जिसकी वजह से वो जिंदा है और कैंडल जो है वो बर्न है। बात समझ में आई? ऑक्सीजन की डिस्कवरी हो चुकी थी दोस्तों। ऑक्सीजन ही वो चीज है, ये ऑक्सीजन छोड़ रही है और इसको जलने के लिए ऑक्सीजन सहायक है, जिंदा लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी, और ये भी पता चला कि वो जो चीज है वो ना तो सॉइल में है, ना ही वो आपका वाटर में है। इनके होने के लिए एटमोस्फेयर से कोई ना कोई चीज रिक्वायर्ड है, जिंदा रहने के लिए भी। बेल्जल एक्सपेरिमेंट, प्लांट्स रिस्टोर टू द एयर whatever breathing animals and burning candle remove। जो भी चीज एटमॉस्फेयर में से बर्निंग कैंडल और लिविंग थिंग्स रिमूव कर रहे हैं, उनको फुलफिल दोबारा कौन कर रहा है? प्लांट्स फुलफिल कर रहे हैं। वो मटेरियल दोबारा से दे रहे होंगे एटमॉस्फेयर में। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। देन उसके बाद में एक बायोलॉजिस्ट और आते हैं, जॉन इंगनहाउस। तुम जो मर्जी बोल दो, जॉन बोल दो, जैन बोल दो, इंजन बोल दो, इंगन बोल दो, है ना। तो जॉन इंगनहाउस ही प्रूव दैट, इन्होंने बेसिकली क्या बोला? इन्होंने प्रूव किया कि सनलाइट बेसिकली जरूरी है फोटोसिंथेसिस। इन्होंने बोला कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कैसे? बाय केप्ट एक्वेटिक प्लांट इन सनलाइट। इन्होंने एक्वेटिक प्लांट लिए, पानी वाले पौधे, और उनको सनलाइट में रखा। ठीक है जी। उसको इन्होंने क्या किया? सनलाइट में रख दिया। ट्रांसपेरेंट ग्लास में लिया, सनलाइट में रख दिया, और इन्होंने देखा कि कुछ बबल्स है जो ग्रीन प्लांट्स के चारों तरफ क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है जी। एंड नो बबल्स आर फॉर्म्ड इन एब्सेंस ऑफ लाइट। और जब लाइट नहीं थी वहां पर वो बबल्स नहीं बनते। तो बबल्स जो थे वो ऑक्सीजन के थे, एंड आल्सो प्रूव ओनली ग्रीन पार्ट रिलीज ऑक्सीजन, ये भी उन्होंने बताया। लेकिन लाइट में ही क्या है कि वो बबल्स निकल रहे हैं, ऑक्सीजन निकल रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। लाइट के एब्सेंस में ये काम नहीं हो रहा। तो इसका मतलब कि फोटोसिंथेसिस भी लाइट के एब्सेंस में नहीं हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में ही हो रही है। तो इन्होंने बोला भैया लाइट के कारण ही सारा रॉ मटेरियल मिल रहा है, लाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस होती है, लाइट इज नेसेसरी। ठीक है जी। इन्होंने ये बात बोली। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, क्रिश, क्रिश 3 या क्रिश 2 में शायद सीन है। वो मूवी याद हो तो आपको, पहला सीन है उसमें। स्टार्टिंग में बिल्कुल 2 4 5 मिनट बाद ही बहुत सारे प्लांट होते हैं जो मुरझाए हुए रखे होते हैं, और अचानक से वो लोग क्या करते हैं? लाइट मारते हैं, लाइट छोड़ते हैं, और वो जो पेड़ पौधे होते हैं वो शायद जिंदा हो जाते हैं। देखा आपने ऐसा सीन? याद है? नहीं याद होगा, पुरानी बात होगी, है ना। चलो, तो उसमें दिखाया है इस तरीके से। चलिए, ठीक है। तो इन्होंने ये बात बोली और ये चीज इन्होंने प्रूव कर दी यहाँ पर। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आया यहाँ क्रिश 3 में, आयुष ने देखी है, चलिए, जूलियस वॉन सेकस। तो जूलियस ने क्या किया भैया? जूलियस ने भी कुछ बातें यहां पर बताई। जूलियस ने क्या किया? बेसिकली ही शो दैट, इसने बोला कि ग्लूकोज जो प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, व्हेन प्लांट्स ग्रो एंड इट इज मोस्टली स्टोर्ड एज स्टार्च, मान लेते, एंड इट इज फॉर्म्ड ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, ये सिर्फ प्लांट के ग्रीन पार्ट में होता है, दैट इज क्लोरोफिल विच इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कोई बात नहीं। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बातें, जो बातें इन्होंने बताई फोटोसिंथेसिस से जो भी रिलेटेड थी, वो सारी हमने यहाँ पर रख दी। कुछ गलत थी, कुछ सही थी, क्या थी कैसे थी, वो सारी चीजें हैं यहाँ पर अभी। ठीक। एक और यहाँ पर साइंटिस्ट आए जिनका नाम था T.W. इंगलमैन। ठीक है जी। T.W. इंगलमैन, इन सबके नाम, इन सबकी बातें आप लोगों को एनसीईआरटी के अंदर भी मिल जाएगी। ठीक है जी। T.W. इंगलमैन, इन्होंने एक बहुत अच्छा काम करा। आपको पता है कि सन से बहुत सारी रेज आती है, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, यूवी रेज, एक्स रेज,
है ना, इंफ्रारेज, विजिबल रेज, बहुत सारी रेज आती है। तो इन्होंने क्या किया, प्रिज्म यहां पर यूज कर लिया बच्चों। ये मेरे पास प्रिज्म है, ठीक है। पढ़ा होगा आप लोगों ने रिफ्रैक्शन के बारे में। यहां पर लाइट छोड़ी, व्हाइट लाइट, और यहां पर देखा इन्होंने कि विबग्योर रिलीज होता है, देयर इज अ रिलीज ऑफ विबग्योर। मान लीजिए वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये लाइट यहां पर निकल गई सारी की सारी, ये लाइट हम लोगों ने यहां पर डाल दी है। ये मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर ये यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, और मैंने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर यहां पर बच्चों मैंने एक एल्गी यूज कर ली जिसका नाम है क्लेडोफोरा, ठीक है जी। एक एल्गी जो है वो मैंने यहां पर यूज कर ली, दैट इज द क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा एल्गी यहां पर यूज कर ली। तो ये जो क्लेडोफोरा है, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट किंगडम में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब हमने जब ये लाइट छोड़ी, ठीक है जी, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि इन्होंने जो ग्रीन एल्गी ली थी, क्लेडोफोरा ली थी, उसके अंदर उसकी जो ग्रोथ हो रही थी, जो सबसे ज्यादा हो रही थी, या फिर उसकी जो एक्यूमुलेशन हो रही थी, लाइट हमने पूरे के ऊपर छोड़ी, लेकिन ये ब्लू रीजन में और रेड रीजन में इकट्ठी हो गई सबसे ज्यादा। ब्लू रीजन में और रेड रीजन में सबसे ज्यादा ये इकट्ठी हो गई कंपैरिजन टू अदर रेज ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है कि विबग्योर के अंदर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड के अंदर भी जो फोटोसिंथेसिस होती है, वो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, वो सबसे ज्यादा ब्लू और रेड रीजन में होता है, क्योंकि वो वहीं पर एक्यूमुलेट हुई है, ठीक है। वो वहीं पर क्या हुई, एक्यूमुलेट है। मान लो अभी तो चलो ठंड का मौसम है, लेकिन अगर गर्मियों का मौसम होता तो बच्चे कोशिश करते हैं इसी के नीचे बैठने, वहीं पर मजा आता है, तो वहीं पर सारी भीड़ लगाएंगे, वहीं पर एक्यूमुलेट होंगे। वही चीज यहाँ पर है, इससे पता चलता है वहां पर हवा आ रही है ना, कूलिंग हो रही है। यही चीज यहाँ पर हो रही है, ये ब्लू और रेड रीजन में इकट्ठे हुए। क्यों? क्योंकि लाइट का जो एब्जॉर्प्शन का जो रेट है, वो सबसे ज्यादा जो फास्ट होता है, वो ब्लू और रेड रीजन में ही हैगा, ठीक है जी। तो बेसिकली ये काम इन्होंने यहाँ पर करा। तो क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी है, और उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, ब्लू और रेड रीजन में है विबग्योर के। सो ही कंक्लूडेड दैट कि जो टू वेवलेंथ है, ब्लू रीजन की और रेड रीजन की, वेयर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। इन्होंने क्या बात बोली कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसका, लाइट का, इन ब्लू एंड रेड रीजन। ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक ग्राफ बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो हमारे पास ब्लू और रेड रीजन के अंदर बच्चों यहाँ पर आपका मैक्सिमम। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा ले ली है, और बेसिकली ये मैं आपको बताऊं, क्लेडोफोरा इज अ बैक्टीरिया। क्लेडोफोरा जो होता है एक तरीके का बैक्टीरिया है, जिसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ग्रीन एल्गी। अब मैंने आपको पहले बताया क्लेडोफोरा बैक्टीरिया है जो ग्रीन कलर का है, लेकिन एल्गी इसको किस वजह से बोला गया, बिकॉज एल्गी इज अ टर्म दैट डिसाइड, जो डिफाइन करती है, जस्टिफाई करती है कि जो भी चीज फोटोसिंथेसिस करेगी उसके नाम के आगे हम एल्गी लगा देंगे। तो क्लेडोफोरा इज अ बैक्टीरिया, जो हमने यहाँ पर लिया है, ग्रीन कलर का है, वहां पर मैंने ग्रीन डॉट्स बनाए हैं, लेकिन ये एक तरीके का बैक्टीरिया है। और हम लोग क्या देखेंगे, कैसा बैक्टीरिया होता है ये भी मैं आपको बता दूं, इट इज एरोबिक बैक्टीरिया। ये हमारा एरोबिक बैक्टीरिया है, और इसको नॉर्मली बहुत सारे लैब एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया जाता है ये जानने के लिए कि O2 रिलीज हो रहा है या नहीं, कहीं पर भी ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये फाउंड आउट करने के लिए लिया गया था। So according to that, that is resemble roughly the absorption spectrum of chlorophyll A and chlorophyll B। कहने का मतलब क्या है कि एक तो एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है लाइट का सबसे ज्यादा ब्लू और रेड रीजन में हो रहा है, बात नंबर एक। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा अगर लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी ब्लू और रेड रीजन में हो रही है, यही तो मतलब है। तो जो चीज यहाँ पर लाइट को एब्जॉर्ब करती है वो कौन होती है, वो क्लोरोफिल होती है। तो यानी कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये सबसे ज्यादा जो है इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ब्लू और रेड रीजन में होता है, लेकिन ये पाई भी सबसे ज्यादा इसी रीजन में पाई जाती है। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी होता है, इसी तरीके से क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी भी होता है। लेकिन ये डोमिनेंट पिगमेंट्स होते हैं, मेजर पिगमेंट्स होते हैं,
जो लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ब्लू और रेड रीजन में इसका मतलब कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल जिनका काम है लाइट को सबसे ज्यादा खींचना और सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस इसी रीजन में हो रही है, तो इसका मतलब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी भी ब्लू और रेड रीजन में ही सबसे ज्यादा पाए गए होंगे, यही मतलब है। यानी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी यहीं पर सबसे ज्यादा है और एक्शन स्पेक्ट्रम भी सबसे ज्यादा यहीं पर है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ब्लू और रेड रीजन में ही लाइट का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। लेकिन एक्शन स्पेक्ट्रम से क्या मतलब है, अब जब सबसे ज्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन यही हो रहा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इन्हीं दो रीजन में सबसे ज्यादा फास्ट होगा। सो दिस इज द एक्शन स्पेक्ट्रम भी यहीं पर हमारा सबसे ज्यादा फास्ट होता है, ठीक है जी। देयर इज अ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड देयर इज अ एक्शन स्पेक्ट्रम, ये बात हमारे पास यहां पर बताई थी टी डब्ल्यू इंगलमैन ने। तो ये कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। चलिए, नाउ देयर आर सम अदर एक्सपेरिमेंट्स आल्सो, जैसे हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट्स करा था जैसे बायोलॉजिस्ट सीबी वैन, यहाँ पर एक है कॉर्नीलियस वैन, एक और साइंटिस्ट है कॉर्नीलियस वैन नील। तो ही डन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट करा था वो पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर करा था। आप लोगों ने पढ़ा होगा पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया भी होते हैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर नंबर 8 सेल के अंदर, ठीक है। तो ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, इन्होंने देखा कि फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। जो फोटोसिंथेसिस होती है वो बेसिकली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट के ऊपर टोटली डिपेंड होती है। इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। यानी जहां पर उसने बोला कि जो हाइड्रोजन होता है सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड की फॉर्म में यानी H2O की फॉर्म में है, जो CO2 को रिड्यूस करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि C6H12O6 में कन्वर्ट कर देता है। हमें पता है भैया, उन्होंने भी बता दी क्या बात होगी, ठीक। एक बायोलॉजिस्ट और है, बहुत सारी किताबों में इनका जो नाम है आर हिल लिखा हुआ है। तो कुछ बुक्स में रॉबर्ट हिल है, कहीं पर जो है रॉबिन हिल है, ठीक है जी। हम मुद्दा ही खत्म करते हैं, दोनों नाम बता दे, रॉबर्ट हिल या रॉबिन, कुछ भी लिखाओ। इन्होंने बोला कि प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी, इन्होंने बोला कि प्लांट्स बेसिकली लाइट एनर्जी यूज करते हैं टू जनरेट रिड्यूसिंग पावर बनाने के लिए, यानी कि एटीपी और NADPH बनाने के लिए। एंड ऑक्सीजन इज इवॉल्व ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, और ऑक्सीजन इवॉल्व होती है ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन के दौरान। ओके चलिए, देन उसके बाद में फिर एक साइंटिस्ट आए, है ना जी, तेरे दो ससुरे, जिनका नाम था, ठीक है जी। तो मैं तो यही बोलता हूँ। तो थिएटर दे सॉसर, और इन्होंने बोला कि भैया H2O जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अलग कई लोगों ने तो कई सेम बातें बताई, उन्होंने कहा ये बता रहे तो हम भी बता देते, क्या फर्क पड़ता, ठीक है जी, किताबों में तो नाम आ ही जाएगा। चलिए, लेकिन उसके बाद में आए फिर एक साइंटिस्ट और, जिनका नाम था इमर्शन, ठीक है जी। इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई और उसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। चलिए, इसके बाद एक साइंटिस्ट और आ जाते हैं जिनका नाम था इमर्सन। इमर्सन ने भी कुछ बातें बताई। इन्होंने बोला बेसिकली कि देयर इज अ फोटो सिस्टम। इन्होंने बोला कि एक फोटो सिस्टम होता है जिसके थ्रू बेसिकली फोटोसिंथेसिस होती है, और इन्होंने बोला कि देयर आर टू फोटो सिस्टम जो प्लांट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। देयर इज अ PS1 एंड PS2, ठीक है जी। तो प्लांट्स के अंदर दो फोटो सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस होती है। फोटो सिस्टम क्या होते हैं मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है जी। चलिए, उसके अलावा इन्होंने बोला रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इन्होंने रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बताया। और कई बार एग्जामिनर आते हैं तो आप लोगों से पूछते हैं कि व्हाट इज इमर्सन इफेक्ट, इमर्सन इफेक्ट क्या है, या रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है वो ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा है। जैसे ही रेड रीजन में लाइट है, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगले ही रीजन में सीधा धप्पा बोलती है किसकी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की, तुरंत डाउन हो जाती है। तो यानी कि रेड के बाद ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ये इमर्शन ने बताया था, तो इस वजह से इसको इमर्शन इफेक्ट भी बोला जाता है।
यानी कि रेड कलर की वेवलेंथ के बाद अगर उससे आगे की वेवलेंथ की कोई लाइट होगी तो वहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस काफी डाउन होता है। इसको रेड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बोला गया। उसके अलावा उसने एक चीज और बोली, उसने बोला कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो दो पार्ट में होती है, दो तरीके की होती है। देयर इज अ लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस यहाँ पर दो तरीके की है, एक लाइट रिएक्शन होती है, टू पार्ट्स में हो रही है, और दूसरी हमारे पास डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होती है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो लाइट इंडिपेंडेंट होती है। मतलब चाहे लाइट हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइट इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि वो डार्क में हो रही है, लेकिन वो लाइट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो दो फेज में हो रही है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। चलिए इनके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। और फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट और आए, इमर्शन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भैया, ठीक है ना। फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मिस्टर मेल्विन। आप लोगों ने सुना हो मेल्विन केल्विन साइकिल, ठीक है जी, मेल्विन केल्विन। तो ही गिव कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डार्क रिएक्शन। इन्होंने जो है कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डार्क रिएक्शन के बारे में बताया कि डार्क रिएक्शन की कंप्लीट प्रोसेस क्या होती है, और उसी को C3 साइकिल, ठीक है, और केल्विन साइकिल के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और उस नाम से पढ़ेंगे भी, C3 साइकिल या केल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन। ठीक है जी, चलिए। तो ये साइंटिस्ट थे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें बताई यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के बारे में, कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, कैसे होती है और किस तरीके से होती है। हम सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं और बात करेंगे यहाँ पर चैप्टर की फैक्चुअल डाटा की बातें खत्म हो चुकी है। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं भैया साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कि ये बेसिकली होती कहाँ पर है। आपको इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि सेकंड टर्म में आपके जो टेस्ट होंगे, जो पेपर होंगे, वो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। नहीं, सब्जेक्टिव तो कंफर्म ही है। ठीक है, चलिए, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बेसिकली फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पर। अगर आप बोलेंगे सर प्लांट्स में होती है, तो देखो ये गलत जवाब तो नहीं है, लेकिन सही नहीं। आप बोलेंगे लीव्स में होती है, प्लांट्स की लीव्स में, ये भी बिल्कुल सही जवाब है, गलत नहीं है, लेकिन हमें आंसर ये नहीं चाहिए। नाउ यू आर इन क्लास 11, है ना, 9th क्लास में थोड़ी है तुम। चलिए, तो फोटोसिंथेसिस एक्चुअल में कहाँ होती है, मैं आपको वो बताता हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास ट्री है, इसकी लीफ को जूम करके निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है जी, जो बीच वाली डंडी आप लोगों को दिख रही है, दिस इज द मिडरिब। ये जो स्ट्रक्चर्स है, दीज आर द वेन्स, और इन वेन में फर्दर ब्रांचेस निकली है, दीज आर द वेनलेट्स। ठीक है जी, ये जो आउटर रीजन होता है पूरा का पूरा, दिस इज द लेमिना ऑफ लीफ, या इसी को लीफ ब्लेड भी बोला जाता है। अब इस लीफ की जो आगे वाली स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द लिम्ब, और पीछे वाली स्ट्रक्चर जो वाइडर पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द क्लॉ। ठीक, ये जो डंडी होती है यहाँ पर इस लीफ से पीछे की, दिस इज कॉल्ड द पेटियोल, और ये पेटियोल बनी होती है टिश्यू की, कौन से टिश्यू की, कॉलन कायमा टिश्यू की बच्चों। ठीक, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द टीएस और वीएस ऑफ लीफ। इस लीफ का या तो मैं टीएस सेक्शन शो करूंगा या वीएस सेक्शन शो करूंगा। टीएस मतलब कि ट्रांसवर्स सेक्शन, वीएस मतलब कि वर्टिकल सेक्शन। ठीक है जी, चलिए, इस लीफ को बीच में से यहां से कट कर देते हैं। अब कट करके जो व्यू इसका दिखाई देगा वो कुछ कुछ इस तरीके का होगा।
देयर इज अ जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। ये लीफ की स्ट्रक्चर है, जहां पर ये लोअर पार्ट है, ये वाला अपर पार्ट है। ये इसके अंदर वो छोटी छोटी सेल्स होती है, और ये सेल्स होती है पेरेन्काइमा टिश्यू की बनी होती है, जो कि सॉफ्ट सेल्स होती है, सॉफ्ट टिश्यू होता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इस सेल के बच्चों यहाँ पर क्या बेटा स्ट्रक्चर है, ठीक। अब मैं देखता हूं कि देयर इज अ स्टोमेटा, जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये मेरे पास स्टोमेटा है। कुछ स्टोमेटा मेरे पास यहाँ पर अपर साइड में भी प्रेजेंट, ठीक है जी। दीज आर आल्सो स्टोमेटा। जो स्टोमेटा लोअर सरफेस पर है उनको हम बोलते हैं एबैक्सियल स्टोमेटा, जो ऊपर की तरफ है वो कहलाते हैं एडैक्सियल स्टोमेटा। इसके ऊपर यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, एक वैक्सी क्यूटिकल लेयर होती है, ठीक है जी। जो अपर लेयर होती है, अपर लेयर बेसिकली ये है, दिस इज द अपर एपिडर्मिस। डर्मिस का मतलब होता है स्किन, है ना। आपने टीवी में ऐड भी देखा होगा, आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी कूल का, तो डर्मी यानी कि डर्मिस यानी स्किन, है ना। वो टीवी में आता है। हेड एंड शोल्डर, दुनिया भर के जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट का कहना है हेड एंड शोल्डर इज द घटिया शैम्पू। कौन कहलाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो स्किन के डॉक्टर होते हैं, डर्मिस। अब आउटर लेयर है तो एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, एंड दिस इज द लोअर एपिडर्मिस, दिस इज द लोअर एपिडर्मिस। जाइलम वेसल और फ्लोएम, इनका एक अरेंजमेंट होता है, फिलहाल उस अरेंजमेंट की जरूरत नहीं, इतना समझ लीजिए। और यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, दीज आर द पेरेन्काइमा सेल्स। ये पेरेन्काइमा सेल्स होती है, और इन्हीं को हम स्पॉन्जी टिश्यू भी बोल देते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू, क्योंकि पेरेन्काइमा जो होता है वो स्पॉन्जी टिश्यू, ठीक। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये वाली जो सेल है बेटा, दिस इज द मिसोफिल सेल। ये मिसोफिल सेल है, और इस मिसोफिल सेल की पूरी लेयर है, दिस इज कॉल्ड द पॉलीसिड लेयर, दिस इज कॉल्ड द पॉलीसिड लेयर। इस मिसोफिल सेल की पूरी लेयर का नाम है यहाँ पर पॉलीसिड लेयर, और इसी को जूम करके यहाँ पर बाहर निकाल लेते। तो ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो जी, ये इसके अंदर हम देखते हैं कि ये वैक्यूल, दिस इज द वैक्यूल, ये इसकी आउटर लेयर है, दैट इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट। और वैक्यूल जो होता है उसका साइज इतना बड़ा होता है कि प्लांट सेल के अंदर लगभग 60 to 90% स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है वो वैक्यूल करता है, और सेंटर में आ जाएगा, बल्कि ऐसा आ जाएगा कि न्यूक्लियस को साइड में सरका देगा, क्या चल साइड में हो जाए। दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक। और यहीं पर हमारे पास प्रेजेंट है एक और स्ट्रक्चर, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी काम होता है बच्चों असली, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है जी। फोटोसिंथेसिस होती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। क्लोरोप्लास्ट को ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पर किचन ऑफ द सेल,
It is called the kitchen of the cell.